This is my lecture number 2 from first chapter, The Rise of Nationalism in Europe. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको द यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में बताऊंगा। देखिए छात्रों, जर्मनी की तरह इटली का भी अवखंडन का एक लंबा इतिहास रहा है। राजनीतिक पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का एक लंबा इतिहास रहा है। इसको हिंदी में बोले तो बोलेंगे राजनीतिक विखंडन। इटली जो है वो अलग अलग राजवंशों में बिखरा हुआ था, जिसे हम लोग मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के बीच में अगर देखा जाए तो इटली जो है वो अलग अलग 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसका एक राज्य जिसका नाम था सार्डिनिया पिडमोंट, एक वही राज्य था जिस पर इटली के लोगों का शासन था, इटली के राजा का शासन था। बाकी और 6 राज्यों पर अलग अलग देश के लोगों का शासन था। देखते हैं, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house. The north was under Austrian Habsburg. उत्तरी हिस्सा ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के जिम्मे था। The center was ruled by the Pope and the southern regions were under the dominion of the Bourbon kings of Spain. तो एक तरफ स्पेन का राज्य है, एक तरफ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का राज्य है, और जो मिडल है वहाँ पर पोप का है। सिर्फ एक पार्ट है जो सार्डिनिया पिडमोंट के नाम से जाना जाता है, वहीं पर इटली का शासन है। 1830 के दौरान जूसेप मैज़िनी ये चाहता था कि एक सुविचारित कोहेरेंट प्रोग्राम बनाया जाए और उस कार्यक्रम के जरिए इटली का यूनिकरण किया जाए, यानी कि यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक निर्मित किया जाए। इसके लिए उसने 1830 के दशक में एक सुविचारित योजना बनाने की कोशिश करी। उसने इसके लिए कुछ सेक्रेट सोसाइटी की स्थापना की, जिसका नाम था यंग इटली, और इसका एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरह हर हाल में इटली का यूनिकरण होना चाहिए। जो अलग अलग 7 स्टेट्स हैं वो सब एक साथ मिलकर एक यूनिफाइड इटली का निर्माण करें। The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler king Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. 1831 और 1848 में क्रांतिकारियों ने असफल प्रयास किया इटली के एकीकरण का, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। नतीजा ये हुआ कि अब सार्डिनिया पिडमोंट के जो राजा हैं विक्टर इमानुएल II, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इटली के एकीकरण का प्रयास करें। इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलिट्स ऑफ दिस रीजन, अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। जो वहाँ पर एक एलिट ग्रुप था, अभिजात्य वर्ग था, उनको ये बात समझ में आ रही थी कि अगर इटली का एकीकरण हो जाता है, इटली यूनिफाइड हो जाता है, तो इससे उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है, और जो राजनीतिक विकास है, राजनीतिक योगदान है, उसमें बढ़ोतरी होगी। और जब ऐसा है तो क्यों नहीं कोई सपोर्ट करेगा उन लोगों का जो लोग चाहते हैं कि इटली का एकीकरण हो। आगे चल करके सार्डिनिया पिडमोंट का जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है काबूल, उसने इटली के क्षेत्रों को कह रहा है कि लेट द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वाज नीदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट। ये जो काबूल था, ये ना कोई क्रांतिकारी था, ना कोई प्रजातंत्र का हितैषी था, लेकिन फिर भी इसमें राष्ट्रभक्ति थी, और उसी का नतीजा है कि इसने कोशिश किया कि इटली का एकीकरण किया जाए। उसके लिए इसने क्या किया कि बहुत सारे जो एजुकेटेड मेंबर्स हैं, अभिजात्य वर्ग के जो शिक्षित लोग हैं, उनको, जो पैसे वाले हैं, और उनको भी इसने मिलाने की कोशिश कर। देखिए, ये जो व्यक्ति था काबूल, ये इटालियन भाषा से ज़्यादा बढ़िया फ्रेंच भाषा बोलता था, क्योंकि जो भी एनरिस्ट क्लास था वहाँ पर, जो भी एलाइट ग्रुप था, वो लोग ज़्यादा फ्रेंच भाषा ही बोलते थे। अपने को हाई फाई दिखाने के लिए वे फ्रेंच भाषा बोलते थे, इटालियन भाषा नहीं बोलते थे। थ्रू ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस,
engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. नतीजा क्या हुआ कि एक चतुर कूटनीतिक गठबंधन के जरिए कावूर ने 1859 में ऑस्ट्रियन साम्राज्य के बल को, ऑस्ट्रियन फोर्सेज को पराजित कर दिया और एक भाग में इटली का शासन हो गया, एक भाग में इटली का कब्जा हो गया, इटली उसके अंडर में आ गया, सार्डिनिया पिडमोंट के अंदर में आ गया। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जूसेफ गैरिबाल्डी ज्वाइंड द फ्रे। अब देखिए इस जूसेफ, अब यहाँ पर आते हैं जूसेफ गैरिबाल्डी, और जूसेफ गैरिबाल्डी वास्तव में जो सेनापति थे सेना के, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है इटली के एकीकरण में। वे 1860 में जो टू सिसिली जो किंगडम है, टू सिसिली का जो किंगडम है, टू सिसिली क्या है, ये एक राज्य है इटली का, और इसका जो राज्य है इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिली, एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। अब वहाँ जो स्पेन के शासकों का शासन है, तो उनको वहाँ से मार भगाने के लिए, खदेड़ने के लिए वहाँ के लोकल जो किसान हैं उसकी मदद लेता है कौन, गैरिबाल्डी, जूसेफ गैरिबाल्डी उनकी मदद लेता है और इनको वहाँ से, स्पेनिश रूलर को वहाँ से निकालने में सफलता अर्जित करता है। अब 1861 में विक्टर इमानुएल सेकेंड को क्या किया गया, यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया गया, क्योंकि दोनों छोर से, एक तरफ से स्पेनिश और एक तरफ से जो ये ऑस्ट्रियन फोर्सेस थी, इनको हटा दिया गया। तो अंततोगत्वा पोप्स को तो सेंटर छोड़कर जाना ही था, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर रहे थे। और अंततोगत्वा 1861 में इन 1861 विक्टर इमानुएल II डिक्लार्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। मैं अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा, यूनाइटेड इटली मतलब एक युक्त या कहें कि संयुक्त इटली के राजा के रूप में निकल कर आया। However, much of the Italian population, among whom rates of literacy were very high, जबकि देखने की बात यह है कि जो इटली की आबादी है उसमें एक बहुत बड़ी आबादी जो है, उनमें जो इलिटरेसी, निरक्षरता का जो दर है वो काफ़ी हाई था, क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे, उन्हें शिक्षित करने का, उन्हें समाज में आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था। सब लोग केवल उनका शोषण कर रहे थे, अलग अलग देश के राजा उनका विकास के कोई काम नहीं कर रहे थे। रिमेन ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। हालांकि इन लोगों को अब तक ये नहीं पता चला कि ये जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं इनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये जो उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधाराएं हैं ये क्या है, इनसे किसान अभी तक अवगत नहीं रहे। ठीक उसी तरह जैसे कि आपने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किस तरह से गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से प्लांटेशन एरिया के जो वर्कर्स हैं वो भी अलग रहे, उनको भी उसका पूरा भान नहीं रहा है और उन्होंने भी उसका अलग मतलब निकाला था। द पीजेंट मासेज हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन साउदर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया एंड बिलीव दैट द ला टालिया वाज विक्टर इमानुएल्स वाइफ। ये इटालिया के बारे में नहीं सुना था और ये लोग सिर्फ ये जानते थे कि जो ला टालिया है ये विक्टर इमानुएल की वाइफ है। खैर इससे हमें कुछ खास लेना देना नहीं है, हमें इससे मतलब है, हमें ये जानना जरूरी है कि किस तरह से इटली जो अलग अलग 7 स्टेट्स में बटा हुआ था और किस तरह से उस अमॉन्ग दोज 7 स्टेट्स देयर वाज अ स्टेट विच वाज वेरी पावरफुल विच नेम वाज सार्डिनिया पिडमोंट। और इस सार्डिनिया पिडमोंट ने किस तरह से, जहाँ पर इटली के राजवंश का शासन था, उन्होंने कैसे सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमानुएल ने किस तरह से अपने सैनिक और सेनापति से मिल करके अलग अलग राजाओं, चाहे स्पेनिश हो या फिर आपके ऑस्ट्रियन फोर्स हो, सबको वहाँ से लड़ाई के जरिए मार भगाया और किस तरह से वहाँ उनका शासन व्यवस्था का स्थापित हुआ और इटली का एकीकरण हुआ। इसमें चाहे काबूर हो, जूसेफ मैज़िनी हो या फिर जूसेफ गैरिबाल्डी हो, तीनों का अथक सराहनीय योगदान रहा, इन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। थैंक यू छात्रों।